हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके। वो जब हो जाए तो मुझे बस मैं वो कर बता देना। ठीक है सर, बस मैं अपलोड कर लीजिए, बस नाम लिख के मैं अपलोड कर देता हूँ सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी सर, अपलोड हो गई है सर। ओके, थैंक यू। राइट जी। अच्छा, मैं एक आप लोगों अभी हम लोगों ने एक गूगल क्लासरूम एक बना दिया है। और मैं क्लास लेक्चर के एंड के ऊपर आप लोगों से उस क्लासरूम का कोड शेयर कर लूँगा। तो आप लोग उस क्लासरूम में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका ये बेनिफिट होगा कि उसमें उसके बाद जो भी मैं नोट्स वगैरह शेयर करने होंगे मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, मैं या शफीक साहब। तो वो वहाँ पे आप लोगों को एक्सेसिबल होंगे। अभी हम लोगों ने जो बुक है, इसकी जो कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट है, वो वहाँ पे अपलोड कर दी है। आप लोगों को मैं पहले शेयर करा दूँगा। एंड एंड ऑफ द लेक्चर के ऊपर मैं आपको कोड बता दूँगा। उसके बाद आप लोग अपने अपने टाइम के ऊपर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बुक वहाँ पे अवेलेबल है। लेक्चर के एंड के ऊपर होपफुली मैं ये जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं, ये भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने करेंगे ये कि आपका जो आज मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वेडनेसडे को आप लोगों का एक ऑनलाइन क्विज़ होगा। अब वो क्विज़ कैसे होगा, उसकी मोडेलिटीज़ मैं आपको बाद में कन्वे कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो है वो वेडनेसडे तक तैयार करना है। राइट शफीक, मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली रिस्पॉन्स में कुछ लोग ओके, राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सुंदर। अच्छा जी, अब हम लोगों ने तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मैंने अभी बुक अपलोड कर दी है वहाँ पे, और उसके बाद आप लोगों को मैं वहाँ पे बाकी जो कंटेंट है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। राइट एंड ऑफ द लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम कैसे एक्सेस करना है ये बता दूंगा। और शायद आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा हो कि कैसे गूगल क्लासरूम को एक्सेस करना है। एनी हाउ, नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो अच्छा, जैसे हम मामूल के मुताबिक शुरू करते हैं कि हमारे जो क्लास का जो पिछला लेक्चर था उसमें अगर किसी किस्म की किसी को कुछ बात समझ ना आई हो और किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो मुझे बता दीजिए।
हाफिज साहब वॉइस स्लो है तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी समझ में आएगा ना, तो ये तो आम फहम होगी फिर। राइट जनाब, आगे चलते हैं। क्लासेस कब शुरू होंगी जोबिया, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें चूँकि मुझसे बालातर हैं, तो इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ही ज़्यादा बेहतर बता सकती है। जी हाफिज साहब सवाल पूछिए। ओके यूसरा, बी टू सी बी टू बी मैं रिपीट कर देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपको जो बुनियादी किसी भी काम को बुनियाद को करने के लिए जो बुनियादी सहूलियात चाहिए, वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अच्छा, मेरे पास मेरी साइड पे अजान हो रही है, तो काइंडली जस्ट वी टेक अ ब्रेक। राइट जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे मैं आपको पहले जेनेरिक टर्म्स में बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आईटी के पैराहे में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली किसी भी इदारे को, अच्छा कुछ नाम मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल हम किसी इदारे के लिए या तो लफ्ज़ ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं या एंटरप्राइज इस्तेमाल करते हैं। तो ईआरपी में भी लफ्ज़ एंटरप्राइज इस्तेमाल होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो बहरहाल, तो किसी भी इदारे को अपने जो डे टू डे बिजनेस प्रोसेस या अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फिजिकल फिजिकल या कुछ स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये मैं आगे चल के बताता हूँ कि फिज़िकल का क्या मतलब है। फिज़िकल का मतलब होता है कि जैसा हमें कोई बिल्डिंग चाहिए, हमें कोई फिज़िकल प्लेस चाहिए, हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, हमें वहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मतलब गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, सीवरेज चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई आपके फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यहाँ
मैनेजेरियल मैनेजमेंट हिरार्की का होना, जिसको हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं, पॉलिसीज़ का होना। तो कुछ चीज़ें फिज़िकल होती हैं और कुछ चीज़ें स्ट्रक्चरल होती हैं, रूल्स का होना, रेगुलेशंस का होना। बहरहाल ये थोड़ी सी आगे की बात है। अब हम अगर किसी टेक्नोलॉजी कंपनी की बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आसान लफ्ज़ों में वो बुनियादी वसाइल हैं जो कि हमें सहूलत देते हैं कि हम अपने बिज़नेस के रोज़मर्रा के जो हमारे अमूर हैं हम उनको अंजाम दे सकें। अब इसमें टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द टेक्नोलॉजी, इफ़ आई कोट यू, तो उसमें हमारे पास 4 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। एक हो गया हमारा हार्डवेयर। अब हार्डवेयर किसी भी नोयत का हो सकता है, राइट। मैं इसको बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 2 हमारा सॉफ्टवेयर। नंबर 3 हमारा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और चौथा हमारा डेटा, डेटा से रिलेटेड जो हमारा इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और पांचवी चीज़ मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो अब हार्डवेयर से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उसकी मिसाल दूं कि किसी की कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, आई होप कि ये कोई अजनबी नाम नहीं होगा। सॉफ्टवेयर हाउस से मुराद वो कंपनी होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है, राइट। अब वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ पे क्या हमारी क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं। हमारी ज़रूरियात ये हैं कि हमारे पास एक फ्लोर हो। आईटी का सबसे अच्छा बात ये है कि हमें लिमिटेड फिजिकल स्पेस चाहिए होती है। दैट आई लाइक इट वेरी मच अबाउट द आईटी, कि हमें बहुत कम साफ सुथरी फिजिकल स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, अच्छा, उसके अलावा हमें बुनियादी चीज़ें जो चाहिए वो मैंने बता दी, मैं दोबारा उसको नहीं दोहराता। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर्स चाहिए, हमें लैपटॉप्स चाहिए, अ, हमें नेटवर्किंग के लिए मशीन्स चाहिए। जैसे आपके घर के अंदर मॉडेम लगा हुआ होगा, किसी के घर में राउटर लगा हुआ होगा। तो अगर कोई शख्स आपका आपका राउटर गुम जाए या आपका मॉडेम गुम जाए या आपकी ईगो डिवाइस गुम जाए तो आप तो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो वो हार्डवेयर हो गया, राइट। तो ये हार्डवेयर, अब हार्डवेयर जो है वो बगैर किसी सॉफ्टवेयर के वो तो बेचारा बिल्कुल नाकारा है। तो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। अब सॉफ्टवेयर भी कई किस्म के हैं, बहरहाल ये बहुत बड़ी डिबेट है। किसी भी मशीन को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आप करते हैं वो कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक विंडोज 7 है, विंडोज 8 है। फिर भी अच्छा, हमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बग़ैर लाइसेंस के खुद बनाते भी नहीं हैं और फिर भी खुद कफ़ील हैं। तो बाहर तो लोग इसमें मतलब बेचारे बहुत, क्या कहना चाहिए, उनको बहुत माली वसाइल चाहिए होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अच्छा, अब अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो आपको एम एस ऑफिस चाहिए भाई। एम एस ऑफिस तब तक नहीं होगा जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, अब आपने आपने एक सीवी बना ली, एप्लीकेशन लिख ली, कि उसको भेजने के लिए कोई आपको ब्राउज़र तो चाहिए ताकि आप उसको किसी को ईमेल करें। ईमेल करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। पर आप ये ज़रा जहन में लाएं कि आपको किसी को ईमेल करनी है। तो अब आपको क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए चलता हुआ। लैपटॉप के ऊपर आपको एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए और आपको ब्राउज़र चाहिए। ये कम अज़ कम आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एम एस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो एम एस ऑफिस चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ब्राउज़र चलेगा। एम एस ऑफिस होगा तो एप्लीकेशन लिखी जाएगी, सीवी बनेगी। ब्राउज़र होगा तो ईमेल खुलेगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट के लिए आपको कोई डिवाइस चाहिए, आपको कोई कनेक्शन चाहिए, आपके अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए और इन सब चीज़ों के लिए आपको बिजली चाहिए। अब ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। हाफिज साहब, समझ आ गई? हाफिज साहब तो परेशान हो गए मुझे लगता है सब बातें सुन के। कोई बात नहीं। उसामा, मोबाइल नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता। शेयर कर दिया तो मुझे चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसलिए भी मैं शेयर नहीं करता। ओके, राइट। सादिया हबीब,
जी कंप्लीट पहला चैप्टर, बिल्कुल मैं भी फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा। फराज के कोड बता दें, कोड मैं बता देता हूँ। कुछ हद तक क्लियर हुआ, 100% नहीं। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपको, अगर चलें हम आईटी की एग्जांपल नहीं लेते, अब अगर कोई कंपनी है अकाउंट्स की, ये चलें इसकी भी एग्जांपल नहीं लेते, एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसने कपड़े बनाने हैं। अब उसको टेक्सटाइल कंपनी बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, फिजिकल स्पेस तो चाहिए जहाँ बैठ के उसके मुलाजमीन काम करेंगे। तो वो जगह जो है, जो फैक्ट्री है, वो जो छत है बेसिकली, तो वो बेसिकली क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैसिलिटी हो गई, सहूलत। अच्छा, अब वहाँ पे उसके अलावा क्या चाहिए, वहाँ पे आपको कुछ बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तब अच्छा, कपड़ा बनाने के लिए आपको कोई मशीन्स चाहिए, मशीन्स को चलाने के लिए आपको कोई पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसके अलावा आपको रॉ मटेरियल तो एक अलग बात है। तो ऐसी चीज़ जो कि वन टाइम लगती हो, वन टाइम लग जाए और बाद में वो कंज्यूम हो, राइट, जो कि इस्तेमाल हो किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विसेज को देने में, तो ऐसी चीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। मैं एग्जांपल इसकी एक और देता हूँ। हमारे मुल्क, मतलब दुनिया के हर मुल्क में जो बिजली बनाई जाती है, जो पावर जनरेशन है, एक होती है पावर जनरेशन, एक होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरेट करने के लिए आपको डैम चाहिए, हाइडल पावर की बात कर रहे हैं, तो डैम क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डैम में आपने पानी स्टोर कर लिया, तो आपको टरबाइंस चाहिए ताकि आप बिजली पैदा करें, तो आप एक दफ़ा टरबाइन लगा देंगे। उसके बाद जब बिजली बन गई, तो बिजली की तरसील के लिए आपको केबल्स चाहिए, एंटीनास चाहिए, ये चीज़ें। तो ये क्या है, ये वन टाइम का खर्चा है, लग जाता है एक दफ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भिज गया, उसके बाद क्या होगा, आपने पावर जनरेट करनी है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये हम सी पैक बना रहे हैं, तो सी पैक में जितना भी आपकी रोड्स का नेटवर्क है, ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। उस रोड के ऊपर कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए। तो जितना कम्युनिकेशन, हम जितनी कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, ये जो हम जूम के ऊपर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये क्यों मुमकिन हुआ, क्योंकि पूरे जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं या जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पे नेटवर्किंग की या कम्युनिकेशन की सर्विसेज मौजूद हैं। अब कम्युनिकेशन की सर्विसेज को अवेल करने के लिए, या वो कंपनीज जो कि कम्युनिकेशन की सर्विसेज को ऑफर कर रही हैं, उन्होंने बकायदा अपने टॉवर्स लगाए हैं, उन्होंने कहीं कहीं केबल्स बिछाई हैं। तो टॉवर एक दफ़ा लग जाता है, उसके बाद उसने क्या करना है, उसने ट्रांसमिशन करनी है, उसने रिसेप्शन करनी है, उसने जनरेशन करनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद वो बुनियादी सहूलियात का मजमूआ है, वो तमाम सहूलियात जो आपको चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, जो एक दफ़ा आप एक्वायर कर लेंगे, एक दफ़ा आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप उससे चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई रेस्टोरेंट है, उसने खाना देना है, खाना बना के बेचना है, कोई फूड आइटम्स बना के बेचनी है, लेकिन उसको कोई शॉप चाहिए, कोई वहाँ वो कोई कुकिंग इक्विपमेंट या मशीनरी लेकर आएगा। रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल तो वो जैसे जैसे फूड बनाएगा वो लेकर आएगा रोज़ाना की बुनियाद पे, लेकिन जो वो मशीनरी है, जो शेफ़ हैं, या वो दुकान है, ये जो चीज़ है, ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद आपके वो वसाइल हैं जो कि आपको आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद देते हैं। जी क्विज वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को। जी हाफिज साहब, कुछ क्लियर हुआ? हाँ भाई, इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल। अब आपने अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करना है, तो उससे क्या जनरेट होगा, डाटा। अब आपने उस डाटा को अगर शेयर करना है, तो आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर। तो
बेसिकली अगर हमारे पास, अगर हम एक ऑयल कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है पीएसओ, पूरे पाकिस्तान में उसकी शाखें हैं, अब उनको कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, का जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं, वो तो पीएसओ की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो पीटीसीएल प्रोवाइड करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब पीटीसीएल का जो जितना भी इंस्टॉलेशंस हैं, वो क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का। तो अगर वो नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा कि आप डाटा होने के बावजूद उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें कि फॉर एग्जांपल 23 मार्च होता है या 9-10 मुहर्रम की छुट्टियाँ आई, तो अब उसमें क्या हुआ, उन्होंने सर्विसेज को बंद कर दिया, राइट। अब सर्विसेज को बंद किया उन्होंने, मोबाइल बंद कर दिया, नेटवर्क बंद कर दिया। अब मुझे बताएं, आपके पास सब चीज़ है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम रिज्यूम कर लें कि फॉर एग्जांपल ये जो मोटरवे बन रही है, अब अगर इस्लामाबाद से लेके कराची तक मोटरवे ना हो तो आप कैसे सामान की तरसील करेंगे, राइट। आपने कोई शहर, कोई कोई हाउसिंग सोसाइटी आबाद करनी है, तो पहले आप वहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे आप सीवरेज का निज़ाम डालेंगे, बिजली का निज़ाम डालेंगे, वहाँ गलियाँ बनाएंगे, फिर ही तो लोग घर बनाएंगे। तो वो बुनियादी चीज़ें, वो बेसिक सहूलियात जो आपको किसी इदारे को अपने काम को करने के लिए चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप कि अब क्लियर हो जाना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा, लेकिन हम उसको ह्यूमन ह्यूमन जब आपने कह दिया कि वो रिसोर्स है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट हो गया। अभी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ह्यूमन रिसोर्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग आता है। तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया 4 चीज़ें आती हैं बुनियादी। हमारा डाटा सेंटर, ये लिख लें आप लोग। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जितने भी हार्डवेयर हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारा डेटाबेस या डाटा सेंटर, और चौथी चीज़ हमारी कम्युनिकेशन, और पांचवी चीज़ सिक्योरिटी। अब ये, अब अगर हम इसमें हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, डेटाबेस भी आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी आ गया। ये जो हम बात करते हैं कि हम 4G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 4G 4G 4G, तो ये 4G क्या है, ये एक नेटवर्क है, लेकिन इस नेटवर्क, ये इनविजिबल नेटवर्क है ना, तो इसके पीछे क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, एक कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमें 4G प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी का कोई सवाल रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। यस, जो वन टाइम लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप देखें कि पीटीसीएल ने पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा केबल्स बिछाई। हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस एक अलग बात है, कभी ख़राब हो गई, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक दफ़ा बिछता है। रेलगाड़ी है, रेल की पटरी है, पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा जाल बिछा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। रोड्स नेटवर्क है, ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। टावर्स लगे हुए हैं, आपके पावर ट्रांसमिशन केबल्स बिछी हुई हैं, ये सब क्या हैं, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर? जी हाफिज साहब, मुख्तसर सा सवाल पूछिएगा बराए मेहरबानी। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट का मतलब है कि आप अगर कोई काम मैनुअल कर रहे हैं तो आप कम वक्त में कम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर आप एक चीज़ को ऑटोमेट कर देते हैं तो आप उसी वक्त में ज़्यादा मिकदार प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट नंबर 1। कम्पिटिटिव एज क्या हो गया, कि अगर एक बिजनेस एक चीज़ को ऑटोमेटेड वे में प्रोड्यूस कर रहा है, तो हर बिजनेस का कोई ना कोई कंपटीटर तो होता है। अब अगर आपका कंपटीटर मैनुअल तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर बढ़तरी हासिल होगी ना। तो कम्पिटिटिव एज का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर फौकियत हासिल होना या बढ़तरी हासिल होना। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब आप बात फाइनेंस की तरफ लेके जा रही हैं, तो यूसरा अभी हम उस तरफ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे, यस, उसको शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हो। राइट जी, बैक टू द टॉपिक। तो अब हमारे पास ई कॉमर्स की बिजनेस की टाइप्स हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने B2C और B2B, B2C का मतलब ये हो गया कि बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि आपके एक तरफ एक जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है वो कौन है, वो कोई इदारा है, बिजनेस कम ऑर्गेनाइजेशन है। और जो दूसरी तरफ एक कंपनी है उसका वो कौन है, वो कंज्यूमर है, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसी तरह आपके पास जो दूसरी है वो बेसिकली उसकी वो क्या है, B2B। B2B का मतलब बेसिकली क्या होता है, B2B का मतलब होता है कि आपके पास एक तरफ एक इदारा है और दूसरी तरफ भी एक और ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको भी वक्त मिले तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है एक्सपोर्ट हब। एक्सपोर्ट हब के नाम से, तो आप उसको देखिएगा। एक्सपोर्ट हब में बेसिकली क्या होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस, अगर एक ये बेसिकली फोरम है जहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बहरहाल, तो B2B का मतलब है कि आपके पास एक इदारा जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो ख़रीदने वाला है वो भी कोई इदारा है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है, B2B कहलाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारी जो तीसरी चीज़ है वो है C2C। C2C का मतलब क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, B2B मैंने क्या बताया कि B2B बेसिकली कब होगा B2B, जब जो ट्रांजैक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन होती है या कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन होती है, तो उस ट्रांजैक्शन में जो एक फरीक है वो भी बिजनेस है और जो दूसरा फरीक है वो भी बिजनेस है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। PIA है, एक एयरलाइन है, उसको जहाज़ चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अब वो फ्यूल किससे खरीदेगा, एक कंपनी, उसका नाम है शेल। अब PSO जहाज़ उड़ाने के लिए शेल से तेल खरीदेगा। तो ये क्या हो गया, B2B हो गया। कंपटीटर का मतलब होता है आपका एक ऐसा बिजनेस जो कि आप ही की डोमेन में काम कर रहा है, जिसका आपके साथ कंपटीशन हो, मुकाबला हो। ये बेसिकली B2B होता है, और सॉरी कंपटीटर होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है उसका नाम है डेल, ये कंप्यूटर्स बना रही है। दूसरी कंपनी है उसका नाम है HP, अभी दोनों कंप्यूटर्स बना रहे हैं। राइट। इसी तरह एक कंपनी शरबत बना रही है, रूह अफ़ज़ा। एक कंपनी शरबत बना रही है, जामी शीरी। तो ये दोनों कौन है, एक दूसरे के कंपटीटर्स हो गए। तो कंपटीटर से मुराद वो लोग जो कि बिजनेस में एक दूसरे के मुकाबिल हैं। ओके जी। B2B मैं दोबारा बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, चैनवन है, वो कपड़े बनाता है, लेकिन अगर चैनवन को कपड़े बनाने के लिए धागे की ज़रूरत है तो वो कहता है कि जी मैं कोहिनूर मिल से धागा खरीदूंगा। तो अब क्या हुआ, चैनवन एक बिजनेस है, कोहिनूर मिल एक बिजनेस है। ट्रांजैक्शन किसके दरमियान हो रही है, कोहिनूर मिल और चैनवन। ये ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में एक फरीक बिजनेस और दूसरा फरीक भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको गाड़ियों की, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी। एक कंपनी है इंडस, जो कि टोयोटा गाड़ी बना रही है, लेकिन वो अपनी गाड़ी में पहिए लगाने के लिए जनरल टायर, एक और कंपनी है, उससे ट्रांजैक्शन करती है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, तो ट्रांजैक्शन किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिकने में अमल में आएगी। तो अगर दोनों तरफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो तो वो क्या कहलाएगी, B2B। राइट। अब अगर फॉर एग्जांपल, इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि खाड़ी है। अब खाड़ी जो है वो इदारा है। अब वो बिजनेस, वो अगर फॉर एग्जांपल वो कपड़े बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल निशात मिल से कपड़ा खरीदती है या धागा खरीदती है, तो अब खाड़ी एक बिजनेस है, निशात मिल्स एक बिजनेस है। तो ये क्या हो गया, ये B2B हो गया। अब मिचल्स एक कंपनी है जो कि जाम बना रही है। अब मिचल्स को जाम बनाने के लिए चीनी चाहिए। अब वो चीनी जो है अगर किसी शुगर मिल से खरीदती है, तो बिजनेस टू बिजनेस। तो समझ आई।
जी शुक्रिया। ओके जी। अच्छा जी, अब इसके मुकाबले में क्या है सी टू सी। सी टू सी में क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के नतीजे में या तो कोई प्रोडक्ट बेची जाती है, या अब जब बेची जाएगी तो कोई खरीदेगा तो बिकेगी ना, या कोई सर्विसेज दी जाती है। अच्छा, अब अगर एक फरीक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल है, और दूसरी तरफ जो फरीक है वो भी इंडिविजुअल है, तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसकी मिसाल क्या है, आपके पास एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी को बेचना चाहते हैं, आपने पार्क व्हील्स पे जाके इश्तेहार लगाया, मुझे गाड़ी खरीदनी है, इत्तेफाक से वही खरीदनी है जो कि आपके पास है, आप वाली नहीं लेकिन जो मॉडल आपके पास है या ब्रांड आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप देखता हूँ कि जी ये गाड़ी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है वो आपके पास है। तो अब अगर हमारे दरमियान ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो अब जो ट्रांजेक्शन हुई वो क्या है, सी टू सी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल, मैंने कोई मोबाइल ख़रीदना है, लोग कभी नया मोबाइल भी ख़रीदते हैं, यूज़ मोबाइल भी ख़रीदते हैं। अब अगर मेरे पास एक मोबाइल है और मैं उस मोबाइल को बेचना चाह रहा हूँ, और मैं उसका इश्तिहार OLX पे लगा देता हूँ, अब कोई दूसरा शख्स जो कि उस मोबाइल को ढूंढ रहा है वो OLX पे आके वो इश्तिहार पढ़ता है, मुझ तक रसाई हासिल करता है और मेरा मोबाइल पसंद आता है और हमारे दरमियान डील हो जाती है, ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब ये क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं खाना बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैंने खाना बना के और एक फेसबुक का पेज बना लिया, अब मैं उसकी मार्केटिंग करता हूँ। दिन में जो लोग ऑफिस में हैं उनको खाना खाने के लिए वो मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो मैं, एक शख्स मुझे ऑर्डर प्लेस करता है, मैं उसको खाने के बाद भेज देता हूँ, दूसरा करता है, मैं उसको दे देता हूँ। तो अब ट्रांजैक्शन किसके दरमियान है, एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल के दरमियान। तो जब भी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जिसमें कोई चीज़ या कोई सर्विसेज का लेन देन हो, और डेफिनेटली उसमें पेमेंट इन्वॉल्व होगी, और वो जो दो फरीक हैं जो कि ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, अगर वो कोई फ़र्द हैं, दो अफराद हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सी टू सी। समझ आ गई? राइट जी। वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन सीमा भी होती है कि जब मैंने उस दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी, अब अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जितनी मालूमात हैं उसको उस पे एनालिसिस करके, तज्जिया करके आपको एक फोरकास्ट देता हूँ कि कल आप इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दें, अब ये क्या है, वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन है, वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, कोई बात अभी तक समझ ना आई हो? अच्छा, मोस्टली वैल्यू एडिशंस क्या होती है, जैसे हमारी एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़र्रियाती मुल्क हैं। अब हमारे यहाँ हर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है। अब अगर मैं किसी, फॉर एग्जांपल ओलिव्स हैं, मैं ओलिव से कोई ऑयल एक्सट्रैक्ट करके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, वैल्यू एडिशन की। तो अब वो मालूमात, इसी तरह वो मालूमात भी है कि आपके पास, जैसे मैंने अभी मालूमात बताई कि आपने एक डेटा को पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, स्टॉक्स का डेटा पढ़ा, आपने पिछले माह का डेटा पढ़ा, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल एनालिसिस किया और उसकी बेसिस के ऊपर कोई फ्यूचर प्रोजेक्शंस की और बताया कि ये शेयर खरीद लिया जाए।
तो ये बेसिकली ये चीज़ है। आखिर ये मैंने अभी बताया है क्लास के शुरू में कि मैं बुक शेयर कर दूंगा, तो बराए मेहरबानी आप लोग जो लोग वक्त पे नहीं आते वो टाइम से आया करें, और आइंदा से कोई ऐसा सवाल ना किया जाए जो कि ऐसा लगे कि वो बाद में आया है। तो बराए मेहरबानी टाइम से आएँ, ताकि बुक मैंने कितनी दफ़ा भी बताया है कि बुक में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना पूछें। राइट जी। अब हम चलते बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि कोई आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं और एक एंड के ऊपर जो एक फरीक है वो एक बिजनेस है, और दूसरे एंड के ऊपर जो फरीक है वो कौन है, वो एक हुकूमती इदारा है। नो वॉइस ऑनर, सबको आवाज़ आ रही है, आप अपने एंड के ऊपर चेक करें। ओके जी। बी टू जी, बी टू जी का मतलब क्या है कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि एक इदारा, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि बेसिकली बिजनेस टू गवर्नमेंट का मतलब है कि हमेशा बिजनेस ही गवर्नमेंट को सेल करे। गवर्नमेंट भी किसी बिजनेस इदारे को कोई सर्विसेज दे सकती है, तो ये वन डायरेक्शन ही बाई डायरेक्शन हो सकता है। तो बी टू जी में क्या है, बी टू जी में जैसे मैंने आपको बताया कि शेल एक प्राइवेट कंपनी है, ओके। पीआईए एक नेशनल कैरियर है। अब अगर पीआईए शेल से ऑयल खरीदे तो ये बी टू जी होगा। लेकिन इसके बरक्स, अगर मैं ये कहता हूँ कि मोस्टली ये होता है कि जितने बड़े बड़े कैरियर्स होते हैं वो कभी भी एक फ्यूल सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते। तो अब अगर मैं शेल के बजाय अटक पेट्रोलियम, या मैं अटक पेट्रोलियम पे, या मैं पीएसओ के ऊपर रिलाय करता हूँ, तो पीएसओ और अगर पीआईए आपस में ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ये क्या होगा, ये जी टू जी होगा, कि एक गवर्नमेंट इदारा दूसरे गवर्नमेंट इदारे को प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जी टू जी भी हो सकता है। या अक्सर आपने सुना होगा ना, आजकल हम एक बात सुनते हैं सर्कुलर डेट। तो क्या होता है कि एक हुकूमती इदारा, चाहे वो वफाक का है या वो सूबाई है, उसने किसी दूसरे हुकूमती इदारे के पैसे देने, तो यही चीज़ आगे जाके गर्दिशी कर्जे या सर्कुलर डेट कहलाती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अब जो क्या कहना चाहिए, बिजली प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं, वो फ्यूल चाहिए उनको। अब वो फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक है, अब वो तो चलो प्राइवेटाइज हो गई, कोई और नेशनल कैरियर है या पावर जनरेशन हाउस है, और उसने बेसिकली जिस तरह, और उसने किसी फ्यूल कंपनी से उधार लिया हुआ है या पैसे लिए हुए हैं, तो अब ये क्या होगा, जी टू जी। तो जब कोई गवर्नमेंट इदारा किसी गवर्नमेंट इदारे से कोई सर्विसेज हासिल करे, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। अब इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि पासपोर्ट है। अब पाकिस्तान का एक डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, उसका काम सिर्फ प्रिंटिंग करना है। अच्छा, अब वो नोट भी प्रिंट कर सकती है, वो क्या कहना चाहिए, नोट के अलावा पासपोर्ट्स भी प्रिंट हो सकते हैं, और उसके अलावा शनाख्ती कार्ड भी प्रिंट हो सकते हैं। मैं 3 मिसाल ले रहा हूँ। और आपकी जैसे नेशनल बुक फाउंडेशन, उसकी किताबें भी प्रिंट हो सकती हैं। अब अगर नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को किताबें देती है कि भाई ये पहली से लेकर 10वीं जमात तक जितना भी निसाब है, इसकी प्रिंटिंग आप करेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई किसके दरमियान हुई, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बुक फाउंडेशन। ये कौन होगा, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड प्रेस जो है
वो भी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को कहती है कि आप हमारी किताबें भी आप ही शाया किया करें। अब ये क्या हो जाएगा, B2G, क्योंकि एक साइड के ऊपर बिजनेस है और एक साइड के ऊपर गवर्नमेंट है, राइट। तो ये B2B हो गया, ये B2G हो गया। अच्छा जी, जी बिल्कुल, वापडा भी इसी में आता है। अच्छा जी, अब है C2G। C2G का मतलब है कि एक गवर्नमेंट इदारा जो है वो कंज्यूमर्स को सर्विसेज दे रहा है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह नादरा है, गवर्नमेंट इदारा है, वो जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं तो आप पैसे देते हैं, वो आपकी सर्विसेज आपको देता है। अच्छा, इसी तरह एक इदारा है, उसका नाम है EOBI, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स। तो वो क्या है, वो जो लोग मुलाजमत पेश आए उनसे उनके एम्प्लॉयर्स को कहता है कि जी आप हमें माहाना तौर पे कुछ ना कुछ पैसे देते रहा करें। तो जब लोग रिटायर हो जाएंगे, तो सीनियर्स जब रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद जब उनको वो जो पैसा हमने लिया होगा, हम उनको पेंशन की मद में उनको अदा करेंगे। तो EOBI बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो हमारे सोसाइटी में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनकी फलाह के लिए, उनकी माली आसूदगी के लिए, उनको मॉनेटरी फंडिंग करने के लिए हमें वो सर्विसेज देता है। लेकिन वो शुरू में क्या करता है, जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनसे उन सर्विसेज के पैसे ले रहा होता है। तो वो EOBI, तो ये एक इदारा हो गया। तो इस तरह से। अच्छा, अब G2C की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यूटिलिटी, आप घर की ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं उनको डे टू डे या ग्रोसरी आइटम्स जो है वो सेल कर रहा होता है। तो ये जो है बेसिकली कि जब कोई गवर्नमेंट इदारा जो है वो आम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को कोई सर्विसेज दे, तो वो G2C कहलाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सर्विसेज देता है, मुलाजमीन को, तो हम उसको कहेंगे G2E। इसकी मिसाल क्या है कि जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर दो इदारे हैं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। PHA है, पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन, हाउसिंग अथॉरिटी है, और एक है FGEHS, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, और उनका मकसद क्या है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको घर देना, घर बना के देना। लेकिन अच्छा, अब जो कंपनी जो हुकूमती इदारा जो घर बना रहा है, उसका क्या नाम है, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी। वो किसको घर बना के दे रहा है, सरकारी मुलाजमीन को। तो एक साइड पे कौन हो गए, जी, दूसरी साइड पे कौन है, इदारा नहीं है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो हमको क्या बोलेंगे, G2E। लेकिन अगर वो ये कहता है कि भाई हम जो घर बना के देंगे या जो हम सेक्टर डेवलप करेंगे उसमें 10% कोटा आम पब्लिक का है। अब ये एक हाइब्रिड मॉडल हो गया कि वो कुछ सर्विसेज अपनी G2, कुछ सर्विसेज किसको दे रहे हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, और कुछ किसको दे रहे हैं, आम पब्लिक को दे रहे हैं। जैसे DHA है, एक आर्म फोर्सेस का इदारा है, वो अपने जो रिटायर्ड लोग हैं, ये जो सर्विंग के लोग हैं, उनको क्या करता है, हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन उसमें आम पब्लिक के लिए भी कोटा होता है, आम पब्लिक भी उसमें कर सकती है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, G2C। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सारिया कि ये बाज़-औक़ात, ये मैंने तो एग्जांपल दी कि ये ज़रूरी नहीं है, ये मत समझें कि अगर B2B, एक कंपनी B2B कर रही है तो वो B2G नहीं कर सकती। कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि एक कंपनी कैसे करती है, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। और मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि अगर आप एक ऑप्शन कर रहे हैं तो आप दूसरा ऑप्शन कर ही नहीं सकते। मैंने तो खुद एग्जाम्पल दी कि अगर एक कौमी, एक नेशनल, एक फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन है, वो सिर्फ एक ऑयल सप्लायर के ऊपर या फ्यूल सप्लायर के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकती। क्यों, अगर करेगी तो अगर फॉर एग्जांपल ऑयल सप्लायर जो है वो उसके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पे चले गए, तो आप तो वो जहाज़ ही नहीं उड़ा सकते। तो आपको बैकअप के तौर पे एक से ज़ायद फ्यूल सप्लायर को अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट, समझ आई आपको सादिया, आपको समझ आई? ओके। जो भी आप B2G क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा? बिजनेस टू गवर्नमेंट, कि कोई बिजनेस का इदारा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विसेज दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, अब जरा गौर से सुनिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक गवर्नमेंट का इदारा है। जी, किसको किसको सर्विसेज दे रहा है? आम पब्लिक को भी दे रहा है। तो क्या हुआ? G2C। लेकिन क्या वहाँ पे ये बाहर पाबंद ये तो नहीं लिखा लगा होता है यूटिलिटी स्टोर्स पे कि कोई वफाकी मुलाजिम यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? G2, ये भी हो गया। वो ऑफिस के बाद तो आम पब्लिक है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। हाँ, अब अगर वो ये करता है, यूटिलिटी स्टोर्स ये कहते हैं कि जो वफाकी मुलाजमीन है उनको 10% डिस्काउंट होगा, तो ठीक है, वो उसकी स्कीम है, पॉलिसी वो करे। अच्छा, लेकिन ज़रा ये सोचें कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे वो क्या बेच रहा है? वो डालडा ऑयल बेच रहे हैं। तो अब डालडा ऑयल जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स वाले खुद थोड़ी बना रहे हैं, वो किससे ले रहे हैं? यूनिलीवर से। तो अब यूटिलिटी स्टोर्स वालों को सामान कौन दे रहा है? यूनिलीवर। अब ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये क्या कहलाएगी? जी, कौन बताएगा? यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन और यूनिलीवर के दरमियान जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही। आप सब B2B नहीं है ये, आप पे जुर्माना होगा अभी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक हुकूमती इदारा है, आप कह रहे हैं B2B है। वो भाई वो जी है, और जब वो किसी इंडिविजुअल को दे रहा है, किसी यूनिलीवर क्या है? बिजनेस कंपनी है, तो उसके दरमियान जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये B2B है। लेकिन जब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान किसी इंफरादी शख्स को सामान बेच रहा है तो ये क्या है? G2C है। जी, समझ आई? एनी कंपटीशन बता दें, क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कंपटीशन? बता दें। ये कंपटीशन है, ये इंग्लिश का वर्ड तो मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। कंपटीशन ये क्या होता है? अब ये क्या है? कंपरेशन। भाई एक दफ़ा लफ्ज़ सही लिख दो। इसीलिए कम SMS किया करो काइंडली। ये राइटिंग जो है ना, इंग्लिश की स्पेलिंग्स इसीलिए ख़राब होती हैं। अब ये कोई वर्ड नहीं है COMPERISON, देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश, या COMPEEISION, देयर इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश। C2G का मतलब है, C2G, अगर आप इसको आसान लफ्ज़ों में कहें, C2G कैसे हो सकता है? G2C होता है। G2C बोलें, चलें इसको यूं कर लें। C2G का मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। C2G या G2C एक ही बात है। C2G या G2C का मतलब ये है कि दो फरीक कौन है, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि अगर कस्टमर बेचेगा तो गवर्नमेंट खरीदेगी। C2G का मतलब है कि एक साइड के ऊपर फरीक कंज्यूमर है और दूसरे साइड के ऊपर फरीक गवर्नमेंट है। अब कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है ये कोई भी हो सकता है। तो C2G या G2C एक ही बात है।
2 मिनट की ब्रेक ले लें ज़रा, मेरा गला खशक हो गया। ओके, एक सवाल है। अगर हम इसको यूँ कहें, फॉर एग्जांपल, चलें मिसाल दें इसकी ज़रा मुझे। चलिए मैं आपको G2C और एक और एग्जांपल से बताता हूँ। आपको अब जिस तरह ये टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। अब एफबीआर जो है वो तमाम फाइलर्स जो हैं उनको एक एसएमएस करता है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना जिसके अगेंस्ट एक ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देगा तो आप टैक्स रिटर्न जमा करेंगे, फाइल करेंगे। अब अगर एफबीआर का इदारा कोई एसएमएस आपको प्रोवाइड करता है कि जी टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, तो ये क्या कहलाएगा? एफबीआर का इदारा कंज्यूमर्स को दे रहा है, तो ये G2C कहलाएगा। एग्जैक्टली, ये C2G नहीं है। अच्छा, अब C2G को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एफबीआर का इदारा आपको टैक्स रिटर्न की सर्विसेज का एक एसएमएस भेजता है, और जब आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि हमारी सर्विसेज कैसी थी, राइट? तो अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, वो कहाँ से है? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अच्छा, मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। सिटीजन पोर्टल आप लोगों को आइडिया हो। अब उसमें क्या है कि आपने अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई चीज़ पूछनी है या किसी चीज़ के बारे में कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो ये क्या कहलाएगा? C2G। मतलब अगर आपने C2G को इतना ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं तो मैं उस सूरत में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो G2C क्या है? गवर्नमेंट का इदारा सर्विसेज दे रहा है कंज्यूमर को, राइट? लेकिन अगर कोई कंज्यूमर जो है वो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट से कोई मालूमात हासिल करना चाहे, तो फिर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? C2G। इलेक्शन के दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहां वोट कास्ट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है? गवर्नमेंट का इदारा है। आप कौन है? एक एंड यूजर है, कंज्यूमर। तो G2C। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, अब क्या होगा? C2G। आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, नेशनल बैंक, आप कोई नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, या नेशनल बैंक में आपका पेंशन का अकाउंट है, कोई ट्रांजेक्शन होती है, पैसे आपके अकाउंट में पैसे जो हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं, अब आपको एसएमएस आ जाता है, तो ये क्या है? G2C। तो ट्रांजेक्शन हो गई बेसिकली। C2G पेपरा हो सकता है। पेपरा का तो बेसिक काम ये है कि वो आपको
किसी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जब आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं तो आप उनसे एक अपना केस सबमिट करते हैं और कंप्लाइंस लेते हैं कि आया मैंने, ये मुझे चेक करके बताएं कि जो मेरा परचेजिंग का मामला है, ये जो मेरा परचेजिंग का तरीक़ाकार है, क्या वो तमाम हुकूमती कवानीन को फॉलो कर रहा है। तो सर्विसेज कौन दे रहा है? पेपरा, प्रोक्योरमेंट। तो ये जो है पेपरा G2C कहलाएगा। जोरिया B2G। B2G का मतलब क्या है कि एक बिजनेस एक गवर्नमेंट इदारे को सर्विसेज दे रहा है। यूनिलीवर कौन है? बिजनेस। यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? गवर्नमेंट। अब यूनिलीवर जो है वो अगर यूटिलिटी स्टोर्स को पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? B2G। इसकी एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। बहुत से हुकूमती इदारे अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरसील के लिए TCS को इस्तेमाल करते हैं। तो अब TCS कौन है? बिजनेस। किसको सर्विसेज दे रहा है? गवर्नमेंट को। क्या हो गया? B2G। एक बिजनेस किसको सर्विसेज दे रहा है? G को। PIA गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन कौन सर्विसेज दे रहा है? शेल। कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट। जी जो भी क्लियर हो गया? जी मुबशिर, बिल्कुल आपने सही कहा, ये हो सकता है। जी बिल्कुल हाफिज साहब, आपने भी सही कहा। अच्छा जी, अब कोई और मॉडल रह गया है इस पे? तो मैंने क्या कहा है, 4 लोग हैं। या तो B फॉर बिजनेस। हाफिज साहब सवाल पूछा करें प्लीज। B फॉर बिजनेस, C फॉर कंज्यूमर, E फॉर एम्प्लॉय, G फॉर गवर्नमेंट। अब आप रिलेशनशिप बना सकते हैं किसके दरमियान क्या हो रहा है। मैं आगे चलता हूँ, वरना तो हम यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, आप सब लोग ये ज़रा स्लाइड अपने पास नोट करें। ई रिटेलर्स, आप सब ने मुझे इन सब की एक एक दो दो एग्जांपल्स कल बतानी है। ई रिटेलर्स, मैं पहले इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। ई रिटेलर्स क्या होता है? अमेजोन है, एक होता है होलसेलर, एक होता है रिटेलर। तो जब रिटेलर कोई ऑनलाइन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? ई रिटेलर। तो अमेजोन कौन है? ई रिटेलर। लेकिन अलीबाबा कौन है? ई होलसेलर। क्लिक्स एंड ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई शख्स अपनी कोई मिठाई की दुकान खोलता है फिजिकल, तो वो उसकी दुकान पे सिर्फ ब्रिक्स होंगे। लेकिन अब अगर एक कोई शॉप है, आप जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, दराज। दराज जो है उसका कोई फिजिकल दुकान आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, या आपको अली बाबा या अली एक्सप्रेस की कहीं कोई दुकान नज़र आती हो, या अमेजोन की कोई फिजिकल दुकान आपको नज़र आती हो। तो ये क्या है? ओनली क्लिक्स। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ शॉप्स हैं, फिजिकल शॉप्स हैं, लेकिन कोई ऑनलाइन शॉप्स नहीं है। राइट, आजकल ऐसे तो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में एक बेकरी है, यूनाइटेड बेकरी या तहजीब बेकरी। अब इनकी कोई वेबसाइट तो है, लेकिन ऑनलाइन कोई सेल परचेज नहीं कर रहे। कुछ इदारे, उनकी शॉप्स होती हैं और उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, लेकिन वो वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती है या मार्केटिंग के लिए होती है, सेल परचेज के लिए नहीं होती। अब अगर मैं कहूँ कि तहजीब को आप ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सकते,
फोन पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे नहीं कर सकते, राइट। अब ये क्या है, सिर्फ ब्रिक्स, राइट। कुछ मैंने बताया जो लोग क्या कर रहे हैं, ओनली क्लिक्स, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई हुई है, मैं कह दूँ उसको शॉर्ट लफ्ज में, और वो शॉप्स ऑनलाइन शॉप्स हैं, ये क्योंकि कोई फिजिकल शॉप्स नहीं है, कोई बुटीक है किसी की। लेकिन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बास बड़ी बड़ी बुटीक्स हैं, ब्राइडल बुटीक्स हैं, जिनकी कोई ऑनलाइन शॉप नहीं है। तो ये क्या है, ब्रिक्स और क्लिक्स। तो कुछ लोग क्लिक मॉडल पे चलते हैं, कुछ लोग ब्रिक्स मॉडल पे चलते हैं, कुछ लोग क्लिक एंड ब्रिक्स मॉडल पे चलते हैं। समझ आ गई? समझ आई? ये क्या समझ नहीं आया? हाफिज साहब, आप जो है ना ये जब मैं बोल रहा होता हूँ तो सुना करें, उस समय मोबाइल मत देखा करें। क्लिक किसको कहते हैं? और ब्रिक किस चीज को कहते हैं? ब्रिक मीन ईंट, क्लिक मीन माउस क्लिक। तो क्लिक्स एंड ब्रिक्स का मतलब ये है कि एक इदारा जो कि अपनी सेल परचेज के लिए उसकी एक दुकान भी है और वो दुकान के ज़रिए ऑनलाइन सेल परचेज कर रहा है, लेकिन उस इदारे की एक फिजिकल शॉप भी है। इसका मतलब हो गया, ये क्या है, ये ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसकी, वो हो गया क्लिक, राइट। ब्रिक्स एंड क्लिक्स का मतलब हुआ, ज़मीन.com जो है ना वो बेसिकली कुछ चीज़ सेल परचेज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल खाड़ी है। अब खाड़ी की पूरे पाकिस्तान में, या बुनंजा है, या गुल अहमद है, या कैम्ब्रिज है, इनकी पूरे पाकिस्तान में शॉप्स भी हैं, जिसको हम स्टोर्स कह लें, शॉप्स कह लें, डिपार्टमेंटल स्टोर कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन ये लोग जिस तरह कोविड के दिनों में सेल कर रहे थे तो सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन क्या इनकी सेल्स बंद हो गई थी? नो, ये ऑनलाइन सेल्स कर रहे थे। हाँ, कोविड के हर दिनों में ऑनलाइन सेल के बाद जो डिलीवरी थी वो उसका प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन में ऑनलाइन सेल्स नहीं हुई बाहर। लेकिन जब ये लॉकडाउन खुला तो शॉप्स नहीं खुली, लेकिन ऑनलाइन सेल्स शुरू हो गई। तो क्लिक एंड ब्रिक का मतलब है कि एक कंपनी अपनी चीज़ों, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने के लिए एक चेन ऑफ फिजिकल स्टोर्स या शॉप्स स्टैब्लिश करे और एक वेबसाइट भी स्टैब्लिश करे जिसके थ्रू वो दुनिया भर में चीज़ें बेचे। तो ये क्या हो गया, क्लिक एंड ब्रिक्स। अब इसमें पहले की तो मैं समझ आ जाए, फिर मैं आगे चल के आपको ये समझ आ गया क्लिक एंड ब्रिक्स का आप लोगों को? ओके, अब इसमें एक छोटी सी चीज़, छोटी सी अब वो बताता हूँ, एक और इंफॉर्मेशन, वो ये कि जब आप फिजिकली कोई चीज़ बेचते हैं तो आपको एक चेन ऑफ शॉप्स स्टैब्लिश करनी पड़ती है। वेबसाइट के केस में अमूमन अमूमन आप एक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन जब आपका बहुत बिजनेस
ऑनलाइन चल पड़े, तो फिर आप हर कंट्री के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाते हैं, जैसा कि अमेज़ॉन ने किया। amazon.com.uk, amazon.com.USA, amazon.com.pk, amazon.com.india। तो बाज़ औक़ात ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझें कि भाई जब क्लिक्स होगा तो एक ही वेबसाइट चाहिए। नो। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, जब वहाँ गर्मी होती है तो पाकिस्तान में सर्दी होती है। अब अगर एक ही वेबसाइट हो और आपने अगर पाकिस्तान के मौसम के लिहाज से सेल लगाई, पाकिस्तान में सर्दी आने वाली और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी आने वाली है। अब अगर आप एक ही वेबसाइट हो और अब आप सर्दियों के स्टफ पे सेल लगा दें तो कौन खरीदेगा? सिर्फ पाकिस्तान वाले। अच्छा, अब आपको ख्याल आया 2 दिन के बाद यार ऑस्ट्रेलिया वाली भी तो हैं, तो क्या करो, गर्मियों वालों पे लगा दो। ऑस्ट्रेलिया वाला कहेगा भाई यहाँ सर्दी तो है नहीं, यहाँ क्यों सेल लगा दी। तो कहने का मकसद ये है कि फिर आप उसको ज़रूरियात के मुताबिक डिवाइड कर दो। जब किसी मुल्क में गर्मी का मौसम आ रहा है तो वहाँ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर सर्दी के कपड़ों के आइटम्स लगा देंगे तो कहेंगे यार ये अजीब लोग हैं, गर्मी में सर्दी की चीज़ें बेच रहे हैं। इसलिए फिर हमें वेबसाइट्स भी अलग अलग बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है कि उसको भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें कि क्लिक्स एंड ब्रिक्स का मतलब है कि जब एक इदारा अपनी चीज़ों को बेचने के लिए फिजिकल शॉप्स भी बनाए और ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी चीज़ों को सेल करें। एक और बहुत बड़ी एग्जांपल, एमिरेट्स का नाम सुना है आप लोगों ने? जिस जहाज जिनके एरोप्लेन्स हैं, अब उनकी दुनिया भर में ट्रैवल एजेंट्स हैं जो उनके उनके बिहाफ पे चीज़ें, उनके टिकट सेल कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी वेबसाइट भी तो है, क्लिक्स एंड ब्रिक्स। पीआईए है, आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है, आप पीआईए की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, क्लिक हो गया। आप आपने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं है कि पता नहीं टिकट जाली ना हो, तो आपने कहा मैं बाहर जाके ख़रीदूँगा। तो आप क्या करेंगे? पीआईए की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ जाके ख़रीदते हैं। सॉरी, उनकी शॉप, उनके जो ऑफिस है, जो सेल्स पॉइंट है, वहाँ जाके ख़रीदते हैं। तो ये क्या है? ये ब्रिक्स हुई। जी, जैसा आपने कहा कि बाटा है, अब बाटा अब की अपनी वेबसाइट है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन सेल परचेज नहीं कर रहे, लेकिन दराज के थ्रू कर रहे हैं, तो वो क्लिक्स पे आ गए हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं तो क्लिक है, और फिजिकली कर रहे हैं तो ब्रिक्स है। अब आप ऑनलाइन खुद कर रहे हैं या किसी की दुकान पे अपनी चीज़ें लगा रहे हैं, आपकी अपनी दुकान है या आपने किसी की दुकान पे अपने आइटम्स लगा दिए हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन आप ऑनलाइन चीज़ें बेच रहे हैं और आप कैसी चीज़ें बेच रहे हैं? फिजिकल चीज़ें बेच रहे हैं। जी, कुछ क्लियर हुआ? जी, अब आपने बाकी तमाम चीज़ों की एग्जांपल्स मुझे कल बतानी है। अब हम ज़रा बुक के ऊपर आ जाएं। मैं ज़रा स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ। अच्छा जी, शफी, जी सर। ये सब आपके पास वो आ रहा है, MIS का पेज नज़र आ रहा है? आ रहा है सर। ओके। अच्छा जी, आप लोगों को ये क्लास का कोड नज़र आ रहा होगा, ये मैं बड़ा कर देता हूँ।
ये छोटा था पहले, मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ। ये सब लोग अपने पास नोट कर लें, सब लोग अपने पास ये कोड नोट कर लें। मैं बोल देता हूँ MGQVLMA। इसका क्या तरीका है, आप लोग गूगल पे गूगल क्लासरूम लिखेंगे और वहाँ पे ज्वाइन क्लास करेंगे और ये कोड डालेंगे, तो अब आप इस क्लासरूम का हिस्सा बन जाएंगे। मैं दोहरा देता हूँ, ये कोड सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ये कोड जो आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है इसको अपने पास नोट कर लें। मैं दोहराता हूँ, कोड क्या है, स्टेप नंबर 1 है, अपने पास ये कोड शेयर नोट कर लें। MGQVLMA, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, आपने अपने पास अब गूगल क्लासरूम पे आप जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे गूगल क्लासरूम और वहाँ पे ज्वाइन क्लास करेंगे, ये कोड डालेंगे तो आप क्लासरूम का हिस्सा बन जाएंगे। और जब आप उसका हिस्सा बन जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये स्ट्रीम्स में आपके पास ये मैंने बुक यहाँ पे अपलोड कर दी है, ये शफीक साहब ने अपलोड कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बुक यहाँ पे ICMP IT ऑडिट स्टडी टेक्स्ट, ये बुक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप जब क्लास ख़त्म हो जाए तो कर लीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो कल मुझे बता दीजिएगा, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये बुक कैसी है ये मैं बता देता हूँ। सबने अपने पास नोट कर लिया, एक दो लोग जवाब दे दें। सबने अपने पास कोड नोट कर लिया, ओके, थैंक यू। फर्रुख, क्यों आप कहाँ गायब हैं? ये सबने कोड नोट कर लिया अपने पास? राइट जी। अब मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये बुक थी, शफी की बुक डिस्प्ले हो रही है आपके सामने? जी सर, हो रही है सर। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड IT ऑडिट, सीजा के अलावा आप ये बुक भी ले सकते हैं। और ये इसके चैप्टर्स हैं, अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। अभी चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं भी ये नहीं कह रहा कि हम वेडनेसडे को क्विज लेंगे, लेकिन अब आप चैप्टर 1 पढ़ना शुरू कर दें। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ने के आदी हैं वो ऑनलाइन सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ लें, जो लोग हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं वो या तो ख़रीद लें या फिर इसका प्रिंट आउट ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको पहला चैप्टर अब कंप्लीट कर लेना है, तो हम इस क्विज जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप ये कह लें कि अच्छा, इस बुक को मैं एक चीज़ बता दूं बुक के बारे में कि बुक को पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि सीज़ा की बुक में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि सीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है। इस बुक का प्रॉब्लम ये है, या आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सा इस बुक की जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है उसमें इश्यूज हैं। बहरहाल आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि उसमें कोई चीज़ मुश्किल ना आए आपके पास, ठीक है? आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं फिर पेज वाइज भी हम उसको कर सकते हैं बुक से। तो ये अब आप इस चैप्टर 1 को पढ़ना शुरू कर दें। मेरी कोशिश है कि हम अगले लेक्चर तक इसके चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लें। कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? तो आप लोगों ने क्लास का कोड अपने पास नोट कर लिया, आई होप सो। आप लोगों को बुक अपलोड कर दी गई है। बुक अपलोड करने का मतलब है कि सारे चैप्टर्स भी आपको अपलोड कर दिए गए हैं। कल शाम से पहले आपको जो स्लाइड्स हैं इस चैप्टर की ये भी अपलोड हो जाएंगी कल शाम से पहले, राइट?
इस वीक या नेक्स्ट वीक तक हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड को अपनी बढ़ाएंगे। आप लोगों ने साथ साथ चैप्टर को कंप्लीट करते जाना है। जो मैं चैप्टर कंप्लीट करूं, जो टॉपिक में पढ़ाऊं, कोशिश करें कि वो चैप्टर आप बुक से पढ़ें। अगले दिन वो सवाल करेंगे, बेहतर है कि वो मैं उसको उसको वहीं रिप्लाई कर दूं। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम किसी चैप्टर, आपने जितने सवाल चैप्टर से मुतालिक हैं चैप्टर के दौरान करेंगे। अगले चैप्टर पे जाके पुराने चैप्टर के हवाले से सवाल में जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब होगा कि आप उस चैप्टर को लेट पढ़ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ते जाइए। कोई सवाल? बाकी हम कल करेंगे। जी, नाउ योर क्वेश्चंस प्लीज। जी, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। आशिर, बुक मिल गई आपको? आई होप कि बुक का आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। उस्मान, ये मैंने पहले लेक्चर बता दिया था, आप आईसी में से चेक कर सकते हैं, वहाँ पे शायद होगी या होगी। इफ़ यू नोट ऑल योर लेक्चर रजिस्टर तो बहुत अच्छी बात है, आप करें तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया हाफिज साहब, बड़ी मेहरबानी है, आपका सवाल नहीं है, बड़े आज इत्मीनान से मैं जाऊँगा। ओके राइट जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। ओके शफीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।